हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट लिपिड्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको हमारे एप्लीकेशन पर सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने डील किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के डिस्कशन को इनिशिएट किया था। इफ यू हैवंट वॉच आवर प्रीवियस वीडियो सो आई विल गिव यू द लिंक। सिंपली जाइए वहां से उस लिंक को क्लिक कीजिए, इस वीडियो को देखिए सो दैट कि आज की क्लास को आप अच्छे से रिलेट कर पाएं। लास्ट क्लास में हमने जस्ट बेसिक्स पढ़ा था सेल बायोलॉजी के बारे में और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट कर दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसके अंदर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट कैसे सेल टू सेल वेरी करता है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि कॉम्पोजिशन स्टडी करने के लिए हम आरबीसी का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीजन भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। फिर हमने लिपिड्स को स्टार्ट किया था और लिपिड्स के बारे में हमने बहुत बेसिक्स पढ़ा था। और आज की जो क्लास है हमारी वो पूरी और पूरी लिपिड्स के ऊपर होने वाली है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब चीजें हम आज डील करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा पूरी की पूरी तरीके से लिपिड के ऊपर है। सो एक बार मैं आपको लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा देता हूँ सो दैट कि आज हम उसके आगे बढ़ सके। ठीक है, लिपिड्स हमने डिस्कस किया था कि जो लिपिड्स होता है, ठीक है, लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है वो कैसा होता है, ड्राइव्ड लिपिड प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, ड्राइव्ड लिपिड प्रेजेंट होता है। और ड्राइव लिपिड कैसे बनता है, जब सिंपल लिपिड्स को हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं ड्राइव लिपिड बनता है और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेने के बाद जो लिपिड बनेगा उसको हम मेम्ब्रेन लिपिड बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स एम्पीपैथिक नेचर का होता है। एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही मतलब पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो लिपिड्स होते हैं इसके अंदर ग्लिसरॉल का हेड प्रेजेंट होता है और फैटी एसाइल चेन की टेल प्रेजेंट होती है। इसको कंबाइंडली हमने डाइएसाइल ग्लिसरॉल नाम दिया था, ये लिखा है मैंने साइड में। ठीक है, ये मतलब कि जो हेड है हाइड्रोफिलिक है, ग्लिसरॉल का बना होता है, OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोफोबिक, यानी हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हीटर होता है। तो ये हम यहाँ तक तो डील कर चुके थे। ठीक है, हमने साथ के साथ ये भी लिखा था कि अगर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होता है वो बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी लिपिड बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों ही एक्वस एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो वाटर से इंटरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो वाटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड यानी एक्सोप्लाज्मिक एंड और साइटोप्लाज्मिक एंड दोनों ही एंड पे क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होते हैं। और सेंटर या बीच के अंदर कहाँ क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होता है। तो ये हम बेसिक सी चीजें डील कर चुके थे। आज का जो हमारा कंसर्न है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें डील करना है टाइप्स ऑफ लिपिड और लिपिड किस तरीके से फंक्शन करने वाला है, ये हम डील करेंगे। तो होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि आप एक बार जाके उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में होते हैं, बाई लेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, बाई लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाई लेयर स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, एक्वस एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, बाई लेयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं और आपको थोड़ा सा बता दूं, जनरली क्या होता है, लेट्स से कि मान लेते हैं किसी सेल के अंदर ये मान लेते हैं सेल है, इस सेल के अंदर ये जो डबल स्ट्रक्चर बनाया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से जो लिपिड है वो बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी डबल स्ट्रक्चर इस तरीके से बाई लेयर के स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो बाई लेयर स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लाइपोसोम्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइपोसोम्स बोल सकते हैं। अब ये जो लाइपोसोम्स हैं इनको हम सिंपली लिपिड बैग नहीं दिख रहा आपको, ये कैसा है, लिपिड बैग जैसा दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। ये कैसा दिख रहा है,
लिपिड बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये एक लिपिड का बैग है। तो जैसे सपोज करो किसी ड्रग को या किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर ट्रांसफर करना है तो हम लाइपोसोम्स का यूज कर सकते हैं। तो लाइपोसोम्स का जनरली यूज क्या है, इसको एज अ ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं, इसको ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं। यानी ये हमारा जोमेटो बॉय बन जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, ये जोमेटो में जैसे जोमेटो पे आपका ऑर्डर लेके नहीं आता, वैसे ही ये लिपिड बैग किसकी तरह वर्क करने लग जाएगा, ये ड्रग डिलीवरी के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करेगा कि लेट्स से कि ये जिस सेल के अंदर हमें पहुंचाना है उस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगा। इस तरीके से उसके अंदर भी लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं सेल है और इस ये लेट्स से इसके अंदर कोई ड्रग है जो मुझे इस सेल के अंदर पहुंचाना है, ठीक है। तो होगा क्या, क्योंकि ये दोनों का ही जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का सेम है, तो ये दोनों ही आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होने की वजह से ये सारा का सारा जो ड्रग है यानी फ्यूज होकर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो भी यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट था, ये सारा का सारा मटेरियल क्या है, इस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए लाइपोसोम्स का यूज हम किस लिए करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होगा, ड्रग डिलीवरी में यूज करते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो ड्रग डिलीवरी में हम जो ये सिस्टम यूज कर रहे हैं लाइपोसोम का, ये बताइए कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा। ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम कर रहे हैं यूज, ये कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। तो ये कैसा होगा, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। कैसा है, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सेल को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ सेल के अंदर इसको डाल दिया है। अब ये किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसके लिए इस लाइपोसोम के साथ एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ रहता है। और वो खतरा क्या है, फैगोसाइटोस्ट होने का। क्योंकि जब ये ड्रग डिलीवरी करेगा तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो किलर सेल्स हैं, वो इसको फैगोसाइट कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। तो क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का है, तो देयर इज चांसेस ऑफ फैगोसाइटोस्ट, ठीक है। यानी यहाँ पर कैसा है, फैगोसाइटोस्ट का ये चांसेस होता है, ठीक है। तो लाइपोसोम्स कैन बी फैगोसाइटोस्ट, यानी ये मारे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं करते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप के ड्रग डिलीवरी में हेल्प करते हैं, इसलिए फैगोसाइटोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने लिपिड के बारे में पढ़ा कि लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाइलेयर की वजह से हमें ये हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल जाता है कि बाइलेयर की वजह से हमें लिपिड मतलब लिपिड बैग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और लिपिड बैग को लाइपोसोम्स बोलते हैं, और लाइपोसोम्स का यूज हम कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। तो अब ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लिपिड्स के टाइप के बारे में समझते हैं, लिपिड को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जो हमें बहुत अच्छे से डील करना है और आपको भी बहुत अच्छे से समझना है, वो है टाइप्स ऑफ लिपिड्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिपिड के बारे में हम आज डील करने वाले हैं। तो लिपिड कितने टाइप के होते हैं इसको समझते हैं। जनरली मैंने आपको बताया कि लिपिड के अंदर अगर मुझे इसके टाइप को डील करना है तो हमें लिपिड का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो क्योंकि जो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट होता है, वो लिपिड कैसा होता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये कैसा होगा, ये जो लिपिड है इसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्यों है, क्योंकि ये जो इसका हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का बना होता है। और स्पेसिफिक अगर बोलूं तो कौन सा यूजली होता है, डी ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसको टेल बोल रहे हैं, ये फैटी असाइल चेन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये होता है फैटी असाइल चेन, ये फैटी असाइल चेन है। तो डी ग्लिसरॉल और फैटी असाइल चेन मिलकर क्या बनाएगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनाएगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये जो हेड और टेल के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये इसके बीच में जो बॉन्ड होगा, ये कैसा बॉन्ड होगा प्रेजेंट यहाँ पे, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर ये
एस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, वो अभी हम आगे डील कर लेंगे। तो यूजुअली जो आपका लिपिड है, लिपिड के अंदर क्या होगा, हेड होगा। हेड किसका बना होता है, आपका डी ग्लिसरॉल का। टेल है आपका फैटी एसाइल चेन का, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइंडली क्या कहलाएगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल कहलाएगा। अब क्या है, हेड के बेसिस पे, ये जो हमारा हेड है, इस हेड के बेसिस पे ग्लिसरॉल को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हेड, की हेड किसका बना हुआ है, इसके बेसिस पे मैं ग्लिसरॉल को, और या बोल सकते हैं लिपिड्स को, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। किसके बेस पे, ये हेड के फॉर्मेशन के बेसिस पे, कि हेड किसका बना हुआ है, ठीक है। अगर आपकी बात करें कि आपका ये जो पोलर हेड है वो ग्लिसरॉल का बना हुआ है, ठीक है। अगर ये पोलर हेड ग्लिसरॉल का बना हुआ है तो इसको बोलेंगे लिपिड विच इज ग्लिसरॉल बेस्ड। तो ये क्या होगा, फर्स्ट आपका जो टाइप होगा लिपिड का वो होगा ग्लिसरॉल बेस्ड। ये होगा ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, फर्स्ट टाइप है ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, ठीक है। और दूसरा होता है आपका स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड, स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सारा मतलब भी समझेंगे, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस आप रखें। हम सारी चीजों को आज लिपिड के बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब तो लिपिड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है ग्लिसरॉल बेस्ड और एक होता है स्फिंगोसिन बेस्ड, ठीक है। ग्लिसरॉल बेस्ड और स्फिंगोसिन बेस्ड का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। अगर पोलर हेड, ठीक है, किसका बना हो, ग्लिसरॉल का बना हो, तो उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, पोलर हेड इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल। ये किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का बना होता है। और वही अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पे पोलर हेड इज मेड अप ऑफ, ये किसका बना होगा, स्फिंगोसिन का। ये किसका बना होगा, स्फिंगोसिन का। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, लिपिड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया हमारा ग्लिसरॉल बेस्ड और एक हो गया स्फिंगोसिन बेस्ड। तो लिपिड को हम दो ही कैटेगरी में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ग्लिसरॉल होगा या जो भी लिपिड होगा, वो लिपिड हमारा क्या है, दो टाइप का है। एक है हमारा ग्लिसरॉल बेस्ड, ध्यान रखना है, एक है ग्लिसरॉल बेस्ड और दूसरा क्या है हमारा स्फिंगोसिन बेस्ड। ये दो इंपॉर्टेंट है। और किस बेस पे बात कर रहे हैं कि आपका पोलर हेड वो किसका बना हुआ है, उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब इसको देख लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। अब ये जो पोलर हेड है यहाँ पे, ये क्या है, हेड, और ये इसका हो गया टेल, ठीक है। तो अब ये पोलर हेड अब किसका बन रहा है हमारा, यहाँ पे ये बन रहा है ग्लिसरॉल का, पोलर हेड ग्लिसरॉल का। और यहाँ पर जो ये पोलर हेड है वो पोलर हेड किसका बनेगा, स्फिंगोसिन का। तो स्फिंगोसिन का मैं ऐसे आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हेड है आपका, बेसिकली ये हेड हो गया। और यहाँ पर ये इसका लेट से ये फैटी असाइल चेन, ये टेल हो गया। ये क्या है, ये आपका फैटी असाइल चेन है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे ये क्या है, चेन है, फैटी असाइल चेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हेड किसका बना हुआ है आपका, स्फिंगोसिन का। यहाँ पे हेड किसका बना हुआ है, ग्लिसरॉल का। तो ये जो हेड है वो ग्लिसरॉल का यहाँ बनेगा और यहाँ पे स्फिंगोसिन का बना होगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे लिपिड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, किसके बेसिस पे, हेड के बेसिस पे, ग्लिसरॉल का बना है या फिर स्फिंगोसिन का बना है। अब यहाँ पे इसको फर्दर और भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर यहां पर, अब पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लिसरॉल बेस का, तो पेज को पहले मुझे नीचे कर लेने दीजिए। अगर यहां पर ये जो हेड है, ठीक है, हेड के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हेड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इफ, तो इसको फर्दर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये भी फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा। स्फिंगोसिन बेस भी दो टाइप का होता है और ग्लिसरॉल बेस भी दो टाइप का होता है। और इसको कैसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हेड के ऊपर, अगर हेड के ऊपर यहां पर लेट्स से ये हेड है, ठीक है, अगर इस हेड के ऊपर
जुड़ा हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, अगर हेड के ऊपर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो अब इस तरीके के ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड को हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। अब इसका नाम चेंज हो गया फॉस्फोलिपिड। क्यों फॉस्फोलिपिड हुआ? बिकॉज इसके अंदर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा तो इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? उसके बाद अगर, लेट मी चेंज द कलर, सेम एज ये ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड है हमारा, ठीक है। अगर इसके साथ लेट से कोई शुगर अटैच्ड हो रहा है, ठीक है, शुगर स्पेसिफिकली अगर बात करूं मैं तो ओलिगोसैकेराइड्स, लेट से कि कोई ओलिगोसैकेराइड अटैच्ड है यहाँ पे, ये कैसा है? ओलिगोसैकेराइड। और आप जानते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड्स होते हैं, बेसिकली शुगर का ही पार्ट है। तो अगर यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड अटैच्ड है, ठीक है, यानी ग्लिसरॉल बेस्ड जो हेड है अगर उसके ऊपर क्या है, ओलिगोसैकेराइड अटैच्ड है, तो इसको अब हम नाम देंगे, इसको क्या बोलेंगे? इस पूरे को अब हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका? ग्लाइकोलिपिड। तो अब हम ध्यान समझ सकते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, अगर फॉस्फेट अटैच है तो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, अगर शुगर अटैच्ड है, ये बेसिकली होता क्या है, शुगर है, अगर शुगर अटैच्ड है तो इसको नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, बाकी फिर इन एग्जाम्पल्स को हमें डिटेल करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल हो गया इसका एग्जाम्पल, आपने सब नाम सुना होगा, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, ठीक है, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल हो गया, फॉस्फोटाइडल सीरीन हो जाएगा, फॉस्फोटाइडल सीरीन। ठीक है, फॉस्फोटाइडल इथेन अमाइन हो गया, ठीक है, इथेनॉल अमाइन हो गया, इथेनॉल अमाइन हो गया। ठीक है, फॉस्फोटाइडल सीरीन हमने डिस्कस कर लिया था, फॉस्फोटाइडल कोलिन हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपके फॉस्फोलिपिड के हो गए, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, फॉस्फोटाइडल सीरीन, इथेनॉल अमाइन, उसके बाद कोलिन हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं एक और, कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन ये भी एग्जाम्पल किसका है, फॉस्फोलिपिड का। कार्डियोलिपिन की एक अच्छी बात ये है कि ये आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे किसकी, ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइकोलिपिड्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो ये हो सकता है आपका ग्लैक्टोलिपिड, क्या होगा, ग्लैक्टोलिपिड, ये होगा ग्लैक्टोलिपिड्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं सल्फोलिपिड्स होगा, हो सकता है। ये सब आप डील करेंगे थोड़ा डिटेल में, बायोकेमिस्ट्री में इन सबको डील करना है डिटेल में, तो अभी हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं, एग्जाम्पल के साथ आपको इसको याद रखेंगे। और एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, आप जाके वहाँ से भी इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको लिखने का जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अगर हम बात करते हैं कि ये जो ग्लैक्टोलिपिड है, ग्लैक्टोलिपिड आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ये होता है प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्फोलिपिड भी क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है। तो ये हमने डिस्कस किया क्या, ग्लिसरॉल बेस्ड। ठीक है, अब स्फिंगोसिन की बात करते हैं, या स्फिंगोसिन से पहले इसी को पूरे फॉस्फोटाइडल कोलिन सीरीन को डिटेल कर लेते हैं, फिर स्फिंगोसिन की बात करेंगे। या थोड़ा सा मैं बेसिक्स, आई थिंक बेसिक्स को यहाँ पे जब मैंने ड्रॉ कर दिया है तो उसको भी यही बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो स्फिंगोसिन में होगा क्या, सेम एज यहाँ पे देखो, स्फिंगोसिन हमने क्या बनाया, ये जैसे लेट से ये जो डायग्राम है हमारा स्फिंगोसिन का, ये हेड है, जैसे यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ रहा था, सेम कंडीशन क्या है यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन। तो लेट से
ये आपका स्फिंगोसिन हो गया, ये फैटी एसाइल चेन हो गया। अगर इसके साथ अगेन फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। और अगेन इसके साथ अगर ग्लूकोज जुड़ जाए तो ग्लूकोज यानी शुगर जुड़ जाए, ग्लूकोज नहीं स्पेसिफिक शुगर की बात करते हैं, अगर स्फिंगोसिन के साथ शुगर जुड़ जाए, जैसे कि शुगर हो गया, यहाँ पे कोई शुगर अटैच हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये भी क्या होगा, इसको भी दो ही टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। लेकिन ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड कैसा है, स्फिंगोसिन बेस्ड है, और ये ग्लाइकोलिपिड भी क्या है, स्पिंगोसिन बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फेट है ये ग्लिसरॉल बेस्ड है, और ये वाला जो ग्लाइकोलिपिड है ये भी ग्लिसरॉल बेस्ड है। तो अब हम यहाँ पे डील करने वाले हैं ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स को डिटेल में, नहीं जो फॉस्फोटाइडल कोलिन फॉस्फोटाइडल सीरीन है इसको डिटेल्स में समझेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दूंगा मैं। अगर आपको लगता है कोई सजेशन है मेरे लिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो ये हमने यहाँ तक आज डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं थोड़ा इसके आगे, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें डील करना है जो ग्लिसरॉल बेस्ड था हमारा, ठीक है। ग्लिसरॉल बेस्ड को हमें डिटेल करना है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड यानी फर्स्ट टाइप का। तो हम डील कर रहे हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल बेस्ड। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, ये हेडिंग है हमारी ग्लिसरॉल बेस्ड। ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स या ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। तो सबसे पहली वाली बात को हम डील कर रहे हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो अब एक चीज पहले यहाँ पे समझें, जैसे सपोज करो ये हमारा ग्लिसरॉल है, ये हमारा फैटी एसाइल चेन है, ठीक है। ये हमारा ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसाइल चेन है। जब इसके साथ फॉस्फेट हमने ऐड किया तब इसको हमने क्या नाम दिया, फॉस्फोलिपिड नाम दिया। इसको क्या बोला हमने, फॉस्फोलिपिड नाम दिया। या इसको हम और बोल सकते हैं फॉस्फोटिडिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोटिडिक एसिड बोलते हैं। ध्यान रखना है ये सारे नाम, क्योंकि अब इन सब नामों का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो अगर ये ग्लिसरॉल बेस्ड है, ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है यहाँ पे, ये फैटी एसाइल चेन है, फैटी एसाइल चेन, ये फैटी एसाइल चेन है, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो इसको आप नाम देंगे फॉस्फोटिडिक। इसको क्या नाम देंगे, फॉस्फोटिडिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड या इसको फॉस्फोटिडिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब इस फॉस्फोटिडिक एसिड को अगर मैं थोड़ा और पोलर बनाना चाहता हूं, अगर इसकी पोलैरिटी इंक्रीज करवा रहा हूं, ठीक है, टू इंक्रीज द पोलैरिटी, अगर मुझे इसकी पोलैरिटी फॉस्फोटिडिक एसिड की पोलैरिटी को और इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ बल्की ग्रुप और ऐड करने होंगे। टू इंक्रीज द पोलैरिटी बल्की ग्रुप इज एडेड। हमें क्या करना पड़ेगा, बल्की ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये हमारा डाइएसाइल ग्लिसरॉल, अब इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोटिडिक एसिड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि कोई भी बल्की ग्रुप ऐड कर देंगे। लेट्स से यहाँ पर ये क्या है, बल्की ग्रुप हो जाएगा, बल्की ग्रुप। तो जब बल्की ग्रुप ऐड हो जाएगा तो अब ऐड होने के बाद उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे नाम चेंज होगा उसको समझेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, फॉस्फोटिडिक एसिड का मतलब क्या है, इतना स्ट्रक्चर फॉस्फोटिडिक एसिड है, और बल्की ग्रुप जैसे ही ऐड करेंगे उसका नाम भी बदल जाएगा और उसके फंक्शन भी बदल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मतलब बल्की ग्रुप को लेके और डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बल्की ग्रुप का नाम लिख रहा हूँ मैं, तो इस टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये हमने बल्की ग्रुप की बात की, बल्की ग्रुप देख लेते कौन कौन सा है बल्की ग्रुप, ठीक है।
उसके साथ हम ऐड करेंगे फॉस्फोटिडिक एसिड। फॉस्फोटिडिक एसिड, फॉस्फोटिडिक एसिड का मतलब वो स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी इतना स्ट्रक्चर को बोलेंगे फॉस्फोटिडिक एसिड। ये हो गया फॉस्फोटिडिक, ये है फॉस्फोटिडिक एसिड। इसके साथ ये बल्कि ग्रुप हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बन के आएगा नेम, उस पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड का नाम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या होने वाला है, तो अब लेट्स से, तो पहले मैं इसको एक शेप के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बल्कि ग्रुप, ठीक है। लेट्स से कि फर्स्ट हमने लिया अगर बल्कि ग्रुप, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको कोलिन ले लूं, अगर कोलिन यहाँ पे ऐड कर दूं और फॉस्फोटिडिक एसिड मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो अब इसका जो नाम बन जाएगा, इसको बोलूंगा मैं फॉस्फोटाइडल कोलिन। इसको क्या बोलूंगा, फॉस्फोटाइडल, नाम दूंगा इसको मैं फॉस्फोटाइडल कोलिन, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा, फॉस्फोटाइडल कोलिन बन गया। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ध्यान रखना है। ये फॉस्फोटाइडल कोलिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सोप्लाज्मिक एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रेजेंट टूवर्ड्स द एक्सोप्लाज्मिक एंड, ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सोप्लाज्मिक एंड पे प्रेजेंट होता है, और ये जनरली क्या है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, तो एब्सेंट होता है, ध्यान रखना है, एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड है ग्लिसरॉल बेस्ड, वो क्या है, फॉस्फोटाइडल कोलिन है। कैसे बना, जैसे फॉस्फोटिडिक एसिड के अंदर अगर बल्कि ग्रुप मैंने क्या ऐड कर दिया, फॉस्फोटाइडल मतलब बल्कि ग्रुप कोलिन ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट है, अगर मैं बल्कि ग्रुप इनोसिटॉल ले लूं, इनोसिटॉल ले लिया मैंने, फॉस्फोटिडिक सेम रखा, और उसके बाद इसका नाम क्या बन जाएगा, जैसे फॉस्फोटाइडल कोलिन बन गया, ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल। ये बन जाएगा फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, ठीक है, ये बन गया फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल। अब इस फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल का काम क्या होने वाला है, तो इसको समझते हैं। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टूवर्ड्स, ये प्रेजेंट होगा आपका, प्रेजेंट टूवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेस, ठीक है, या साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी सेल के अंदर के वाले की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के ऊपर, नेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझने की है। अब ये फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल में होता क्या है, तो देखो, जैसे सपोज करो ये मेरा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के अंदर इनोसिटॉल हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इनोसिटॉल ऐड करने के बाद इसके अंदर अगर मैं 2 फॉस्फेट और ऐड कर दूं, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल बन गया। अब फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, ये जो पर्टिकुलर इतना जो पार्ट था, इसको बोलते हैं फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा 2 अगर फॉस्फेट और ऐड कर दिए जाएं, तो अब ये हाईली एनर्जेटिक होगा, और कुछ समय बाद ये एज अ मैसेंजर की तरह वर्क करेगा। कैसे, क्योंकि इसमें से ये जो पार्ट है, इतना पार्ट रिमूव हो जाता है, और रिमूव होकर ये क्या बनेगा, IP3 बनेगा। ये IP3 बन जाता है, और IP3 किसकी तरह वर्क करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है, और सेकेंडरी मैसेंजर ये करेगा क्या काम, कि ये सेल के अंदर, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म।
अब ये लेके कहाँ से आएगा, ये हम जब डील करेंगे एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां पे डील करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब क्योंकि इसके अंदर ये सारा कुछ निकल गया है, तो निकलने के बाद सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बनेगा, और इतने स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, डाई एसाइल ग्लिसरॉल नाम दिया था, इसको डीएजी नाम दिया था, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो IP3 सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है, और जब ये सब कुछ निकल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में कैल्शियम लेवल ये DAG यानी डाइएसाइल ग्लिसरॉल ही बच जाता है। तो फॉस्फोटाइलर इनोसिटॉल के अंदर ये क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क भी करता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं। थर्ड कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। तो अगर मैं थर्ड बात करूं, अगर यहाँ पे इथेनॉल अमाइन ले लेता हूं, बल्कि ग्रुप इथेनॉल अमाइन ले लेता हूं, इथेनॉल अमाइन अगेन फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ क्या बन जाएगा, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन ऐड हो जाएगा, ये क्या होगा, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, ठीक है। इसके बारे में दो चार चीजें जान लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक एंड, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन अबंडेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अबंडेंस में नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका अमाउंट बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये हमने इथेनॉल अमाइन के बारे में डिस्कस किया। एंड द लास्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ है हमारा सेरीन। सेरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फोटाइम, मतलब बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड है। तो अगेन सेरीन को अगर फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ ऐड कर दूं, तो ये जो बन के आएगा, बन के क्या आ रहा है मेरे पास, फॉस्फोटाइडल सेरीन बन के आएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, फॉस्फोटाइडल सेरीन बन के आएगा। और ये जो फॉस्फोटाइडल सेरीन है, फॉस्फोटाइडल सेरीन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक एंड। बीच बीच में आप इसको पीछे करके भी देख सकते हैं, या आप चाहें अगर सपोज करो स्पीड में स्लो लग रही है तो 1.5x करके भी सुन सकते हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास हम पूरे ही पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स के बारे में होने वाली है। तो आज की क्लास में लिपिड्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन्स पढ़ लेंगे, तो इसी तरीके से फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे। इस तरीके से हमारा कोर्स खत्म होने वाला है। तो धीरे धीरे ज़्यादा वीडियो को लंबी इसलिए क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं देखते देखते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए इसको ऐसा कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रेजेंट टुवर्ड साइटोप्लाज्मिक एंड होता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है और उसकी होती है फ्लिप करने की, ठीक है। ये क्या कर सकता है, फ्लिप कर सकता है। यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्मिक एंड के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये फ्लिप कर सकता है, कैन फ्लिप टुवर्ड्स द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी किधर की तरफ जा सकता है, एक्सोप्लाज्मिक एंड की तरफ ये फ्लिप कर सकता है। और ऐसा फ्लिप करने से होगा क्या कि अगर ये फ्लिप करके जाता है तो ये सेल को ऐसा बना देगा कि उसको सिग्नल देगा कि उसको किल करो, यानी ईट में सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कैसा वर्क करेगा ये ध्यान रखना है, एक्ट एज ईट मी सिग्नल, ठीक है, फॉर फैगोसाइटिक सेल। सपोज करो किसी बैक्टीरिया के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोटाइडल सेरीन प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ। लेकिन जैसे ही वो मूव कर जाएगा कहाँ पे, आउटर लीफलेट एक्सोप्लाज्मिक एंड की तरफ मूव करेगा, वो सडनली ईट में सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और जो भी उस बॉडी की फैगोसाइटिक सेल्स होगी यानी WBC इस तरीके से, वो उसको क्या कर सकता है, किल कर सकता है, ठीक है। तो ये ईट में सिग्नल वहां प्रेजेंट होता है। जस्ट एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है
कि ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, जस्ट में एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। होता क्या है, जैसे सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका एक्सोप्लाज्मिक फेज है, ये इसका साइटोप्लाज्मिक फेज है। तो ये कैसा होगा, आउटर लीफलेट, ये होगा इनर लीफलेट। यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कहाँ जा सकता है, ये आउटर सरफेस पे जा सकता है, यानी फ्लिप कर सकता है ये। तो जैसे ही फ्लिप करेगा यहाँ पर ये क्या करेगा, एक सिग्नल छोड़ना स्टार्ट कर देगा, ये सिग्नल छोड़ना स्टार्ट करेगा। और सिग्नल कैसा होगा, इस सिग्नल को बोलेंगे ईट मी सिग्नल, आओ खा लो मुझे, ठीक है। तो ये ईट मी सिग्नल भेजेगा और इससे क्या होगा कि जो भी फैगोसाइटिक सेल है वो इस सेल को किल कर सकता है, ठीक है। अगर मुझे फॉस्फोटाइडल सेरीन को स्टेन करना है तो स्टेन करने के लिए मैं एनेक्सिन 5th डाई का यूज करूंगा, स्टेन्ड बाय एनेक्सिन 5th डाई, एनेक्सिन 5th से इसको मैं स्टेन कर सकता हूं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एनेक्सिन 5th से इसको स्टेन किया जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया, आपका फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे थे, कौन सा, ग्लिसरॉल बेस। इसमें एक और रह रहा है कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन को भी डील कर लेते हैं। एक हमारा बच रहा है कार्डियोलिपिन, ठीक है, कार्डियोलिपिन। तो ये जो कार्डियोलिपिन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कार्डियोलिपिन के बारे में उस समय भी, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। साथ के साथ सम बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो सकता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये डाईफॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल होता है, डाईफॉस्फोटाइड यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, डाईफॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं कार्डियोलिपिन को डाईफॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा चीज उस समय बताया था, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करिए ग्लिसरॉल बेस्ड हमारा लिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड मान लीजिए, लिपिड है सिंपल। तो यहाँ पे यूजुअली जब फॉस्फेट जुड़ रहा था तो इसको हमने फॉस्फोटिडिक एसिड बोला था। तो ये जो इस तरीके का लिपिड है, ये लिपिड कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होगा यहाँ पे, ये जो हेड और बात करते हैं इस टेल के बीच में, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, उस समय मैंने आपको नाम दिया था, ये बनता है एस्टर बॉन्ड, यानी हेड और टेल आपस में एस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। या ग्लिसरॉल और फैटी एसिड किससे अटैच्ड होते हैं, आपके एस्टर बॉन्ड से। यूजुअली ये जो होता है हेड, वो डी ग्लिसरॉल होता है, ये कैसा होता है, डी ग्लिसरॉल होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे यूजुअली ये होता है, तो एक्सेप्शन है इसका प्लाज्मेलोजन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है प्लाज्मेलोजन। प्लाज्मेलोजन में क्या होगा, एस्टर बॉन्ड की जगह यहाँ पे ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस्टर बॉन्ड की जगह क्या होगा, ईथर बॉन्ड इन प्लेस ऑफ एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और डी ग्लिसरॉल की जगह क्या होगा यहाँ पे, एल ग्लिसरॉल, ठीक है। और इस तरीके का ये जो प्लाज्मेलोजन है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ध्यान रखना है, प्लाज्मेलोजन प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया में, ये प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब आप आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमने डिस्कस कर लिया क्या, कि हमारा ये
ये जो अब तक हमने डील किया ये सारा का सारा था हमारा था ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। अब हमें डिस्कस करना है स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, ठीक है, कि स्फिंगोसिन कैसे होते हैं, स्फिंगोसिन के बारे में डील कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल बेस्ड फिर स्फिंगोसिन बेस्ड पे आते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए आप मेरे से, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम जो डील करने वाले हैं वो हम डील करने वाले हैं कौन सा कलर चूज करूं, स्फिंगोसिन, ठीक है। तो स्फिंगोसिन बेस्ड की बात करें, स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड्स। तो अभी हम डील कर रहे हैं स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड, ठीक है। तो स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड की बात करें तो आपको मैं बताया था स्फिंगोसिन में क्या होगा, जो हेड है, पोलर हेड है, वो किसका बनेगा, स्फिंगोसिन का बनेगा। स्फिंगोसिन का हेड बनेगा और टेल तो आपका वही फैटी एसिड चेन ही होता है, ये टेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको कंबाइंडली हम जैसे वहां पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन को डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोल रहे थे, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, स्फिंगोसिन और ये फैटी एसिड चेन, ये क्या है आपका फैटी एसाइल चेन। तो स्फिंगोसिन और फैटी एसाइल चेन इसको कंबाइंडली हम सेरेमाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेरेमाइड बोलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, इसको सेरेमाइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, इसको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और दूसरा क्या डील किया था, ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल सेम एज वैसे ही, ठीक है। एक पढ़ा था फॉस्फोलिपिड। अब होगा क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। अगर यहां पर ये है हमारा स्फिंगोसिन, ये है हमारा फैटी एसाइल चेन, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ना है, फॉस्फेट जुड़ना है। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका फोस्फोलिपिड कहलाने लग जाएगा, स्फिंगोसिन फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सेम एज वहां पे जैसे बल्कि ग्रुप जोड़ रहे थे, यहाँ पे भी हम बल्कि ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर बल्कि ग्रुप मैंने यहाँ पे ऐड किया है कोलिन, ठीक है, ये क्या है, कोलिन है, ठीक है। अगर कोलिन को ऐड कर दूंगा तो ये फॉस्फेट एंड कोलिन, इसको कंबाइंडली बोलते हैं फॉस्फोकोलिन, इसको बोलेंगे फॉस्फोकोलिन, ठीक है। और इतना क्या है, इतने को हमने नाम दिया था सेरेमाइड, इसको क्या नाम दिया था, सेरेमाइड, सेरीमाइड बोल सकते हैं। तो ये फॉस्फोकोलिन और सेरेमाइड दोनों को एक साथ हम बोल सकते हैं स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन, ये आएगा स्फिंगोमाइलिन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक यही याद रखना है, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन के बारे में ही यहाँ पे आपको डील करना है कि स्फिंगोसिन बेस में क्या है, अगर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोलिपिड बोलेंगे, लेकिन अगर उसके साथ बल्कि ग्रुप कोलिन जुड़ा है तो फॉस्फोकोलिन, फॉस्फोकोलिन और सेरेमाइड मिलकर आपको क्या बना देंगे, स्फिंगोमाइलिन बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल, या बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या है, यहाँ पे शुगर अटैच होना है, यहाँ पे हम शुगर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब शुगर जब ऐड करेंगे तो शुगर ऐड क्या हो सकता है, सिंपल शुगर या कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। अगर सिंगल शुगर यूनिट ऐड कर रहे हैं, सिंगल शुगर यूनिट, अगर सिंगल शुगर यूनिट ऐड करेंगे तब इसका नाम कहलाएगा सेरिब्रोसाइड्स, इसको बोलेंगे सेरिब्रोसाइड। अगर सिंगल शुगर यूनिट ऐड होता है तो सेरिब्रोसाइड, और अगर मोर देन वन शुगर यूनिट ऐड करते हैं, ठीक है, मोर देन वन शुगर यूनिट अगर हम ऐड कर रहे हैं, मोर देन वन शुगर यूनिट ऐड करेंगे तब इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाएगा ग्लोबोसाइड्स, इसको हम बोल देंगे ग्लोबोसाइड्स, ठीक है। या इसी को हम गैंग्लियोसाइड्स भी बोल सकते हैं, इसको हम
ग्लोबोसाइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबोसाइट या गैंग्लियोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल शुगर है, यहाँ पे मोर देन वन शुगर है, ठीक है। तो होगा क्या, स्ट्रक्चर क्या है, जैसे सपोज करो स्फिंगोसिन, ये फैटी एसाइल चेन, और यहाँ पे शुगर है, एक शुगर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका सेरिब्रोसाइट। तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सेरिब्रोसाइट्स का कौन कौन हो सकता है। जैसे मान लो सिंगल शुगर अगर ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है और ये हमारा क्या है, सेरेमाइड। ग्लूकोज और सेरेमाइड आपस में मिलकर क्या बना देगा, इसको बोलेंगे ग्लूको सेरिब्रोसाइट, इसको बोलते हैं ग्लूको सेरिब्रोसाइट। अगर ग्लूकोज की जगह अगर सिंगल शुगर यहाँ पे हमारा ग्लैक्टोज हो, ग्लैक्टोज प्लस सेरिब्रोसाइड सेरिब्रोनाइड, इसको अगर बोल देंगे तो इसको बोल देंगे ग्लैक्टो सेरिब्रोसाइट्स, इसको बोल देंगे ग्लैक्टो सेरिब्रोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मोर देन वन शुगर ऐड कर रहे हैं, तो कुछ चीज तो सेम रहने वाली है। सेम क्या रहने वाली है, स्फिंगोसिन वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। ये हमारा स्फिंगोसिन है, ये फैटी एसाइल चेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर या एक से ज्यादा शुगर ऐड करना है, तो लेट्स से कोई भी ओलिगोसैकेराइड अगर हम ऐड करना चाहें यहाँ पे, तो एक ओलिगोसैकेराइड ऐड कर दिया। अब ओलिगोसैकेराइड जैसे ही ऐड कर देंगे या मोर देन वन शुगर ऐड कर देंगे, तो अब इसको ग्लोबोसाइट्स बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके साथ एक चीज ध्यान रखना है, अगर ग्लोबोसाइट्स के अंदर एक अगर एक्स्ट्रा मैंने सियालिक एसिड ऐड कर दिया, ये कैसा है, सियालिक एसिड, ध्यान रखना है ये कि अगर इसको मैंने यहाँ पे सियालिक एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपका ओलिगोसैकेराइड या मोर देन वन शुगर है, ठीक है। तो सियालिक एसिड ऐड कर दिया, तो अब इसका नाम बन जाएगा GM गैंग्लियोसाइड। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये ध्यान रखना है, जो सारे हम पढ़ रहे हैं नीचे जो भी दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखना है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। सियालिक एसिड बेसिकली करता क्या है, अगर मैं सियालिक एसिड की बात करूं, आई थिंक मेरा माउस थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, नीचे कर रहा हूं तो ऊपर स्लाइड हो रहा है ये। तो सियालिक एसिड की बात करूं तो सियालिक एसिड बेसिकली एक रिसेप्टर्स की तरह वर्क करता है। जो सियालिक एसिड है, लेट मी इरेज दिस, सियालिक एसिड, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। जो ये सियालिक एसिड है, ये एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, एक्ट एज अ रिसेप्टर, इट एक्ट एज अ रिसेप्टर, एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर वायरसेस। वायरस के अंदर ये रिसेप्टर्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने डील किया, क्या ये सारा डील किया है लिपिड्स के बारे में। ये कौन कौन से लिपिड्स हैं ये अभी हमने डिस्कस किया, ये मेन लिपिड्स हैं, ठीक है। अब मेन लिपिड्स क्या होंगे, फॉस्फोलिपिड बेस या ग्लिसरॉल बेस्ड, या फिर आप बोल सकते हैं स्फिंगोसिन बेस्ड। तो ये हमने यहाँ तक चीजें डील कर ली हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ अब आगे मूव करते हैं। जनरली आपको पता होगा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है। क्वासी फ्लूइड का मतलब ना तो ये पूरी तरीके से सॉलिड होता है और ना ही ये पूरी तरीके से लिक्विड होता है। तो क्वासी फ्लूइड का मतलब थोड़ा सॉल जेल की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है हमारा प्लाज्मा। और क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वासी फ्लूइड का क्या मतलब होता है इसको समझेंगे। क्वासी फ्लूइड का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 50% सॉल स्टेट में होता है और 50% क्या होता है, जेल स्टेट में, ठीक है। तो क्वासी फ्लूइड का मतलब ये होता है 50% सॉल और 50% जेल। जेल का मतलब सॉलिड, सॉल का मतलब सोल्यूशन स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही ध्यान रखना है कि जो भी हमने अभी यहाँ पे लिपिड्स के बारे में पढ़ा है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होता है वही लिपिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके क्वासी फ्लूइड नेचर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी
क्वासी फ्लूइड की वजह से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिक्विड नेचर का होता है, या फ्लूडिटी उसके अंदर जो होती है वो उसको मेंटेन करने का काम यही करता है, ठीक है। तो जितने भी लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स मेंटेन्स द फ्लूडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये किस तरीके से, मतलब कि 50% सॉल और 50% जेल में इसको रखते हैं, अब हम इसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। तो जनरली देखो यहाँ पे होता क्या है, लेट से ये हमारा कोई भी हम बना लेते हैं, लेट से लिपिड है हमारा। तो इन लिपिड जैसे सपोज करो इस तरीके से बहुत सारे लिपिड्स क्या हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट। अब बिकॉज ऑफ देयर सैचुरेशन ये करते क्या हैं कि इनकी जो टेल्स हैं, ये टेल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। तो जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इनके बीच में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो ध्यान रखना है ये जेल स्टेल को प्रेफर करते हैं, यानी जब इनके बीच का हाइड्रोफोबिक व्हेन हाइड्रोफोबिक interaction between tails increases the gel state is formed, तब जेल स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही रिवर्स हो जाए, बट व्हेन हाइड्रोफोबिक interaction decreases, it forms सॉल स्टेट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सॉल और जेल स्टेट के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हेड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, ये इनके टेल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि यही टेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ता है या घटता है। जब बढ़ेगा तो ये आपस में आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट आएगा यानी जेल फॉर्म बनेगा। और जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कम होते ही वो क्या होगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा। इंटरेक्शन कम होने से ये लिक्विड स्टेट की तरफ मूव करेंगे, यानी सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो फ्लूडिटी है, या फिर हम बात करते हैं ये जो सॉल जेल स्टेट है, सॉल जेल स्टेट को इम्पैक्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डील करने वाले हैं कि टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द सॉल जेल स्टेट, ठीक है। टेम्परेचर इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द क्वासी फ्लूइड नेचर। कैसे? जनरली एक टेम्परेचर को बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। एक टेम्परेचर है जिसको हम टीएम बोलते हैं, टीएम होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर में होता क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर में रहता है, यानी 50% जेल या 50% सॉल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेचर at which plasma membrane remains at 50% sol और 50% जेल स्टेट, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे रहता है। अगर टेम्परेचर टीएम से कम है, ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम है, तो टेम्परेचर कम होगा तो इंटरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर लो है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट होना स्टार्ट होंगे,
तो स्टेट में कौन सा फॉर्म आएगा, जेल स्टेट, तो इससे क्या होगा, जेल स्टेट इनहेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा है, ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डिक्रीज होगा। अब जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डिक्रीज है तो सारे वो लिपिड्स दूर दूर रहना कोशिश स्टार्ट करेंगे, तो इस स्टेट में कैसा स्टेट मतलब बनना स्टार्ट होगा, सॉलिड स्टेट बनेगा। तो ध्यान रखना है, तो ना तो हमें जेल में रखना है ना सॉल में रखना है, हमें क्या रखना है, हमें रखना है 50% सॉल में रखना है और 50% जेल में रखना है। हमें ये स्टेट चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ही उसके अंदर से क्या होगा, उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, ठीक है, तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है मटेरियल के इन और आउट के लिए, तो हमें ये चाहिए। तो हमें जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टेम्परेचर कितना चाहिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक चीज और ध्यान रखना, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर किन किन चीजों को अफेक्ट करता है, तो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ फैटी एसाइल चेन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ फैटी एसाइल चेन के, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हेडिंग क्या है, टीएम इज अफेक्टेड बाय, ये हमारी हेडिंग है। तो टीएम किस किस चीजों से अफेक्ट होगा ये ध्यान रखना है। तो लेट मी ड्रॉ द शेप। तो टीएम क्या होगा, लेंथ ऑफ फैटी एसाइल चेन से, यानी जितना ज्यादा लेंथ होगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो टीएम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनसैचुरेशन का, अनसैचुरेशन का, यानी अगर जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना टीएम क्या होगा, कम होगा, टीएम कम होगा तो सॉलिड स्टेट की तरफ ज्यादा मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखना है, टीएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसैचुरेशन, टीएम इज अनसैचुरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होना, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सपोज करो कोई बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर को एग्जिस्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे अगर रह सकता है, तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है तो उसका मतलब उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि जो कोई भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की बात करते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर होता क्या है, इनका जो टीएम टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ये ध्यान रखना है। बट वही अगर जो लो टेम्परेचर पे रहने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे साइक्रोफिलिक साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये लो टेम्परेचर पे रहते हैं। तो लो टेम्परेचर पे जब ऑलरेडी रह रहे हैं तो इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा इनके लिए क्या होगा, लो होगा, ये ध्यान रखना है आपको, दो चीजें, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने ये सारी चीजें डील कर ली हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सब चीजें हमने यहाँ पे डील कर ली हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वासी फ्लूइड मोशन है, क्वासी फ्लूइड है, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये लिक्विड नेचर का है, लिक्विडिटी है इसके अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर शेप क्यों रहता है, एक पर्टिकुलर शेप में क्यों रहता है, उसको तो लिक्विड नेचर का सारा फ्लोन आउट हो जाना चाहिए, बह जाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर शेप को कैसे मेंटेन करके रखता है, अपना शेप कैसे मेंटेन करके रख पाता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स या डिफरेंट टाइप्स के लिपिड होने के साथ साथ एक अलग टाइप का लिपिड और प्रेजेंट होता है जिसको हम एस्टेरॉल्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉल्स बोलते हैं, ठीक है। एस्टेरॉल्स में भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कौन सा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसकी जो बाइंडिंग है
ये सबसे ज्यादा बाइंडिंग है, ये ज्यादा एफिनिटी शो करता है स्पिंगोशिन बेस्ड लिपिड के साथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट शोज मोर affinity towards sphingosine based लिपिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल हैं वो जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स होते हैं ये उनको बाइंड करके रखता है, उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करके रखता है, इसका मेन फंक्शन यही है, क्योंकि अगर वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, अगर उनकी रिजिडिटी को कोई मेंटेन नहीं करेगा तो सारा का सारा फ्लोन आउट हो जाएगा। तो ये क्या काम करते हैं, ये मेंटेन करते हैं रिजिडिटी की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन्स द रिजिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करते हैं, इनको बाहर फ्लोन आउट नहीं होने देते, यानी इनको बाहर जाने नहीं देते, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट क्लिकिंग, सिस्टम मेरा हैंग हो गया, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट क्लिकिंग, ओके लेट इट बी। तो ये क्या होगा, ये मेंटेन करते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी को मेंटेन कैसे करते हैं, बाय मेकिंग लिपिड राफ्ट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, लिपिड राफ्ट्स बनाते हैं, ये लिपिड राफ्ट्स, ठीक है। ये लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं और लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या करते हैं, ये रिजिडिटी को मेंटेन करते हैं। तो लिपिड राफ्ट बेसिकली होता क्या है, तो अगर लिपिड राफ्ट की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, स्फिंगोसिन लिपिड होगा, स्फिंगोसिन लिपिड होगा, प्लस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये सारे के सारे एग्रीगेटेड पैचेस की फॉर्म में होते हैं। लेट्स से कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, इसके बीच में ये कहीं कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे एग्रीगेट यानी आपस में चिपका के रखता है इसको, ठीक है। तो ये जो सॉलिड ये स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है इसको बोलते हैं लिपिड राफ्ट। अब लिपिड राफ्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबको जोड़ के रखता है, किसी को मूव ऐसे फैलने नहीं देता। या अगर सपोज करो कि जिस रेट से अगर यहाँ से कोई मॉलिक्यूल जाएगा तो उसी रेट से यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट भी करता है। तो लिपिड राफ्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी रिसेप्टर्स को अगर हमें उसी पोजीशन पे फिक्स करना है तो उसको हमें क्या करना है, लिपिड राफ्ट के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। तो ये किस लिए हेल्प करेगा, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करता है, या इसका मेन फंक्शन क्या है, इट कीप्स द प्रोटीन इन एग्रीगेट फॉर्म, ये इसको एग्रीगेट फॉर्म में रखता है, ठीक है। साथ के साथ ये ट्रांसपोर्टर को भी हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर के साथ साथ रिसेप्टर्स में को भी अपने प्लेस पे रखता है। ये जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल को जैसे मान लो कोई रिसेप्टर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, तो रिसेप्टर को अगर उसी पोजीशन में फिक्स करना है तो उसको लिपिड राफ्ट के साथ जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। साथ के साथ सेल एडेशन मॉलिक्यूल को भी अपने प्लेस पे रखने का काम करता है, ठीक है। सेल एडेशन मॉलिक्यूल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये क्या करते हैं, एक दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये काम करता है लिपिड के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉल्स क्या होते हैं, आप ये जो अब हम बात करते हैं जो स्ट्रॉल्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी दूसरे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन हो सकते हैं जनरली और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये प्लांट और एनिमल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एब्सेंट इन बैक्टीरिया
बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट अफेक्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये इन चीज़ों को नहीं अफेक्ट करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के अलावा और क्या कौन कौन से स्ट्रॉल हो सकते हैं, जैसे ब्रेसिकोस्ट्रॉल, ब्रेसिकोस्टेरॉल हो सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं सिस्टोस्टेरॉल हो सकता है, सिस्टोस्टेरॉल होगा, एर्गोस्ट्रॉल, एर्गोस्ट्रॉल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये ब्रेसिकोस्ट्रॉल और सिस्टोस्टेरॉल ये आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके प्लांट के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और एर्गोस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है फंजाई के अंदर, ठीक है, ये फंजाई के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मुझे डिसॉल्व करना है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है, कि प्लाज्मा मैं चाहता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चीज़ें बाहर निकालूं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो अब लिपिड वाला टॉपिक हमारा बस खत्म ही होने वाला है, लास्ट एक टॉपिक समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है, ठीक है, टू डिसॉल्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए हम कैसे इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इस तरीके से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिपिड्स के अंदर एक हेड होता है पोलर और टेल होता है कैसा आपका नॉन पोलर। तो अब इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकालने के लिए भी क्या चाहिए, एक ऐसा ही मॉलिक्यूल चाहिए जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। और एक हमारा सिर्फ यही होता है डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। क्या होता है डिटर्जेंट, तो क्या हम पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज वो तो जनरली हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर सेल को अगर लैब में करना है तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते। डिटर्जेंट भी बेसिकली क्या होता है, जनरली आपके लिपिड की तरह एम्फीपैथिक होता है। भी कैसा होता है, एम्फीपैथिक, मुझे लग रहा है मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली, एम्फीपैथिक, आई थिंक अभी चेंज भी नहीं हो रहा, कोई नहीं, आप इसको संभाल लीजिएगा। एम्फीपैथिक होता है, इसके अंदर भी क्या होगा, सोडियम पोलर हेड होता है और उसके बाद इस तरीके से नॉन पोलर टेल होगा। तो ये क्या होगा, जहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरीके से डिटर्जेंट इसके साथ बाइंड करता है, बाइंड करके जो भी डिटर्जेंट है बाइंड करके पूरे के पूरे लिपिड्स को सेल के बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लिपिड राफ्ट्स की, ठीक है, तो लिपिड राफ्ट बेसिकली रेजिस्टेंट होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट के लिए, यानी नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, रेजिस्टेंट टू नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अगर लिपिड राफ्ट को मुझे डिसॉल्व करना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट का तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते कौन कौन से हैं इसको समझ लेते हैं जरा सा। जैसे कि एक होता है ट्राइटॉन, याद रखना है ट्राइटॉन क्या है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा किसका, आयनिक डिटर्जेंट का, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा आयनिक डिटर्जेंट, जैसे कि हमारा है SDS, ठीक है, ये नेगेटिव आयन वाला होता है। उसके बाद आपका सी टैब हो सकता है, सी टैब ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकता है, ये सारे आयनिक क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व कर देते हैं हमारे, सिंपल सी बात करें, पूरे का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अभी मैंने बताया कि सिंपल लिपिड्स होते हैं और लिपिड्स फ्लूइड स्टेट में। तो फ्लूइड स्टेट होने की वजह से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मान लो ये सेल है, ऐसा मान लेते हैं सेल है और सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरीके से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स क्या करते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं, यानी ये इस तरीके से आगे पीछे घूम रहे होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होता है वो कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहला एक होता है लेटरल मूवमेंट, ठीक है। लेटरल मूवमेंट में क्या करेगा, ये जो लिपिड्स हैं ये इस तरीके से अपनी पोजीशन को बदलते रहेंगे, पहले यहाँ से, यानी इस तरीके से साइक्लोसिस घूम रहे होते हैं बेसिकली इस तरीके से, ये लेटरल मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा मूवमेंट क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ये कर सकते हैं फ्लेक्शन
फ्लैक्सेशन कर सकते हैं। फ्लैक्सेशन में होता क्या है कि जो भी लिपिड है वो अपने आप को 180 डिग्री रोटेट करवा देता है। कैसा रोटेट करवा देता है? 180 डिग्री से। ठीक है। तीसरा हो सकता है रोटेशन। ठीक है। रोटेशन के अंदर लिपिड्स अपने आप को कंप्लीटली रोटेट करते हैं, कंप्लीटली यानी 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत रेयर मूवमेंट भी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एक ऐसा एक रेयर मूवमेंट है। ठीक है। ये अपने आप नहीं होता, इसको परफॉर्म करवाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड इस तरीके के मोशन करवाने के लिए। और ये ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हैं? फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज। ठीक है। क्या कौन कौन से हैं? फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज। फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं? इस तरीके का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करवाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जनरली ये फ्लिपेज क्या होते हैं? ये पी टाइप एटीपेज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये पी टाइप ट्रांसपोर्टर होते हैं, और ये एबीसी टाइप होते हैं। अब ये पी टाइप और एबीसी क्या है ये भी हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल करेंगे। ठीक है। तो अब ये होता है हमारा पूरा का पूरा लिपिड कंप्लीट। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इस लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रही है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिटेल करेंगे मेम्ब्रेन्स के प्रोटीन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।